नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जिस ट्रक ड्राइवर की है उनका नाम महेंद्र पासवान है। तो चलिए अब यह कहानी महेंद्र पासवान के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम महेंद्र पासवान है, लेकिन हाईवे पर ज्यादातर लोग मुझे माही ड्राइवर के नाम से जानते हैं। मैं बिहार के समस्तीपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव बड़ा नहीं है, बस कुछ पक्के घर, ज्यादातर मिट्टी के मकान, एक पुराना सा स्कूल और बाजार जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लगता है। मेरे पिताजी खेती करते थे, लेकिन जमीन ज्यादा नहीं थी। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी है। जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, मैं अक्सर पिताजी के साथ खेत में या मंडी में होता था। लेकिन मुझे बचपन से एक ही चीज पसंद थी, बड़ी गाड़ियां। जब भी हाईवे पर कोई लंबी ट्रेलर ट्रक गुजरती थी, मैं दूर खड़ा उसे देखता रहता था। इंजन की आवाज, टायर का साइज और ड्राइवर का स्टीयरिंग पकड़ने का अंदाज, मुझे सब कुछ अजीब तरह से खींचता था। 18 साल का हुआ तो गांव छोड़कर बरौनी चला गया, जहां ट्रांसपोर्ट नगर है। वहीं मैंने पहले खलासी का काम किया, फिर धीरे धीरे ड्राइविंग सीखी और आज पिछले 14 साल से मैं हैवी कंटेनर ट्रक चला रहा हूं। हाईवे ने मुझे सब कुछ सिखाया है, भूख में कैसे चलाना, नींद में कैसे आंख खुली रखनी और कभी कभी डर को कैसे दबाना। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, उसके मालिक का नाम है घनश्याम प्रसाद सिंह। लोग उन्हें घनश्याम मालिक कहते हैं। उनका बड़ा गोदाम बरौनी इंडस्ट्रियल एरिया में है। वहां दिन रात ट्रक आते जाते रहते हैं। डीजल की स्मेल और आयरन की आवाज वहां की हवा में बसी रहती है। एक दिन सुबह सुबह मुझे मालिक का फोन आया, माही जल्दी गोदाम पहुंच, लंबा ट्रिप है। मैं तुरंत निकल गया। ऑफिस में मालिक टेबल पर बैठे कागज देख रहे थे। मुझे देखते ही बोले, बिहार से असम गुवाहाटी तक माल जाना है, 3 कंटेनर लगेंगे, माल महंगा है, संभाल के ले जाना। लंबा ट्रिप सुनते ही मुझे समझ आ गया, इस सफर में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। मैंने हाँ कर दी। इस सफर में मेरे साथ 2 लोग और थे। पहला हेल्पर, उसका नाम था छोटू कुमार, लेकिन असली नाम रितेश था। वह मेरे ही गांव का लड़का था। उम्र मुश्किल से 20 साल, पतला सा, आंखों में सपने भरे हुए। उसने खुद मुझे पकड़कर कहा था, माही भैया मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। गांव में कुछ नहीं रखा। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और घर की हालत में जानता था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। दूसरा आदमी था सुरेश। वह कंपनी का ही बंदा था। काम था पीछे वाले कंटेनर में बैठकर माल की सिक्योरिटी करना। आजकल महंगा माल होता है, रास्ते में चोरी या लूट का डर रहता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। सुबह 8 बजे लोडिंग शुरू हुई। गोदाम के अंदर फोर्कलिफ्ट घूम रही थी। बड़े बड़े कार्टन एक के बाद एक कंटेनर में जा रहे थे। एक कंटेनर में एलईडी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के कार्टन लोड हुए, दूसरे में इंडस्ट्रियल मशीन के पार्ट्स, बड़े बड़े लकड़ी के क्रेट्स में बंद। तीसरे कंटेनर में ड्राई फूड, पैकेट वाला चावल, दाल और बिस्किट के बॉक्स। मजदूर पसीना बहा रहे थे, किसी की चीख, किसी का हंसना और बीच बीच में लोहे की टक्कर की आवाज। मैं ट्रक के पास खड़ा हर टायर चेक कर रहा था। इतनी बड़ी मल्टी एक्सल ट्रक में छोटी सी लापरवाही भी जान ले सकती है। छोटू मेरे साथ साथ घूम रहा था। भैया, इतने सारे टायर क्यों होते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, वेट बांटने के लिए और कंट्रोल के लिए। ये गाड़ी छोटी नहीं होती, ये चलती नहीं तैरती है सड़क पर। लोडिंग में लगभग 3 घंटे लग गए। कंटेनर सील हुए, पेपर साइन हुए और दोपहर के करीब 12 बजे हमने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की गरज पूरे यार्ड में गूंज उठी। ट्रक धीरे धीरे गोदाम से बाहर निकला और हाईवे पर चढ़ गया। शुरू के कुछ घंटे सब नॉर्मल था। शहर का ट्रैफिक, हॉर्न की आवाज, बाइक और ऑटो बीच बीच में घुसते हुए धूल और गर्मी। छोटू खिड़की से बाहर देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। भैया, पहली बार इतना दूर जा रहा हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने बस मुस्कुराकर स्टीयरिंग सीधा रखा, क्योंकि मुझे याद था मेरी पहली ट्रिप भी ऐसी ही थी। शाम होने तक शहर कम होने लगे, गांव पीछे छूटने लगे, सड़क लंबी और सुनसान होने लगी। सूरज धीरे धीरे लाल होता हुआ खेत के पार चला गया और रात आ गई। हाईवे पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट थी और कभी कभी दूर किसी और गाड़ी की रोशनी। हमने एक ढाबा पर ट्रक रोका, चाय पी, रोटी सब्जी खाई और फिर वापस निकल पड़े। रात और गहरी होती गई, हवा ठंडी होने लगी।
कुछ देर बाद सड़क के दोनों तरफ पेड़ दिखने लगे। पहले छोटे, फिर बड़े, फिर इतने घने कि अंधेरा उनके अंदर जमा हुआ लग रहा था। छोटू ने धीरे से पूछा, भैया ये जंगल शुरू हो गया क्या? मैंने सीधा रोड देखते हुए कहा, हाँ, अब काफी देर तक जंगल ही जंगल है। ट्रक जंगल के रास्ते में घुस चुका था। इंजन की आवाज पेड्ढों से टकराकर वापस आ रही थी। कभी कभी लगता था जैसे कोई दूर से सुन रहा हो। पीछे वाले कंटेनर में सुरेश अकेला बैठा होगा। यह सोचकर ही अजीब लग रहा था। सड़क सीधी थी, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों स्टीयरिंग पकड़ते हुए दिल में हल्का सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे यह सफर आम सफर नहीं होने वाला। लेकिन मैं स्टीयरिंग पकड़कर रास्ते पर फोकस करते हुए जंगल में ट्रक चलाते चलाते आगे बढ़ रहा था। और छोटू बगल वाली सीट पर बैठकर पहली बार इतने घने जंगल वाले रास्ते को गौर से देख रहा था। और दूर दूर तक सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं था। और अभी शाम का वक्त था, लेकिन अंधेरा छा चुका था। और 2 या 3 ट्रक रास्ते से गुजर रहे थे, और कभी कभी कोई गाड़ी नजर आ जाती थी। लेकिन देखते ही देखते हमें सफर करते करते 1 घंटा बीत चुका था। और अब रात के 8 बजे जंगल पूरे तरीके से अंधेरे में डूब गया था, और कोई गाड़ी या ट्रक भी गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमारा ट्रक इस रास्ते से गुजर रहा था, और बगल में बैठा छोटू थोड़ा सहम गया था। लेकिन मैं उसे फोन में गाना लगाने को कहता हूँ, और वह फोन में गाना लगाकर सुनने लगता है, जिससे उसका ध्यान भी हट जाता है और उसका डर भी कम हो जाता है। और मैं जीना, जिसे इन अंधेरे रास्तों की आदत थी, खामोशी से स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक चला रहा था। लेकिन ठंड होने की वजह से रास्ते में काफी कोहरा छा चुका था, और सही से जंगल वाला रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं काफी ध्यान से ट्रक चला रहा था। तभी अचानक से ट्रक चलते चलते रुक जाती है और धीमी होने लगती है। लेकिन टायर फटने का या कुछ प्रॉब्लम होने का कोई एहसास नहीं होता है। लेकिन इंजन बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इंजन का कोई प्रॉब्लम हो गया है, और मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से सब कुछ ट्रक का चेक कर लिया था। लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। शायद लोड काफी ज्यादा हो चुका था। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यह ट्रक 2 बड़े-बड़े कंटेनर ले जाने के लिए यूज होता था। लेकिन आज पहली बार हम लोगों ने इसमें 3 बड़े-बड़े कंटेनर लगा दिया था। इसलिए इंजन गर्म होकर बंद हो गया। अब सिर्फ पछतावा के अलावा हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मैं इंजन चेक करने के लिए ट्रक से नीचे उतरने का सोचता हूँ, और छोटू को ट्रक के अंदर ही बैठने को कहकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ। और आसपास बड़े-बड़े पेड़ और घना जंगल था, जहां से जंगली जानवरों की और लोमड़ी और भेड़ियों की आवाज आ रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन मैं टॉर्च लेकर टायर्स चेक करता हूं और इंजन भी चेक करता हूं, और उसे ठीक करने की कोशिश करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मैं वापस ट्रक में चढ़कर बैठ जाता हूं, और छोटू मुझसे पूछता है तो मैं उससे खामोश रहने को कहता हूं, क्योंकि अभी जिस जंगल वाले रास्ते में हम लोग फंस चुके थे, वहां पर डाकू और लुटेरों की काफी बातें मशहूर थीं। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं डाकू या डकैत आकर हमारे माल को लूट ना ले। इसलिए मैं कॉल करके अपने मालिक से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जंगल में होने की वजह से नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था, और काफी मुश्किल से मैं मालिक को सब कुछ बताता हूँ। और मालिक मदद के लिए इंतजार करने को बोलकर कॉल रख देते हैं। और अब मैं और छोटू ट्रक के केबिन में खामोशी से बैठकर आसपास देख रहे थे, और बाहर का दृश्य काफी डरावना और वीरान लग रहा था। और पीछे वाले लास्ट कंटेनर के अंदर सुरेश खामोशी से बैठा हुआ था। शायद वह सोया हुआ होगा, इसलिए उसे ट्रक रुकने का कोई खबर नहीं था। लेकिन अचानक से छोटू की नजर ट्रक के पास वाले एक झाड़ी में पड़ती है, जहां पर काफी अंधेरा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई काला जैसा साया या परछाई कुछ खड़ा है, जिससे देखकर मैं भी थोड़ा चौकन्ना हो जाता हूँ। और तभी अचानक से ट्रक के हेडलाइट बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं तेजी से वापस जैसे ही हेडलाइट ऑन करता हूं, तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे वही साया या परछाई ट्रक के सामने से तेजी से गुजर कर गया है। और अब हम दोनों की हालत बुरे तरीके से खराब हो गई थी, क्योंकि अब जो हो रहा था वह सिर्फ डाकू या डकैत का खौफ नहीं था। यह तो अब प्रेत या दूसरे जीव का कोई बात महसूस हो रहा था। लेकिन छोटू काफी डर चुका था, और वह मुझे देखकर यहां से निकलने को बोलता है। लेकिन मैं मजबूर था। ट्रक चालू नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं उसका ध्यान हटाने के लिए और डर कम करने के लिए ट्रक के साइड वाले बॉक्स में रखे हुए चाय के थर्मस को निकालने को बोलता हूँ। और हम दोनों सिर नीचे करके चाय पीने लगते हैं, और दोनों चाय पी रहे थे। तभी हम दोनों की नजर वापस उन झाड़ियों के पीछे पड़ती है, जहां से कुछ घसीटते हुए ले जाने जैसा लग रहा था। और अंधेरे में वो जो भी साया जैसा फिगर था, वह किसी औरत जैसी लग रही थी, लेकिन कोहरा और अंधेरा होने के कारण कुछ सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम दोनों और भी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन मैं हिम्मत दिखा रहा था।
और छोटू अभी कम उम्र का था, इसीलिए वह डर से कांपते हुए मेरी मेरी तरफ देखने लगता है। और मैं जल्दी जल्दी ट्रक के दोनों खिड़कियों को पर्दा से घेर देता हूँ और सामने के मिरर को भी पर्दा से घेर देता हूँ। और अब हम दोनों को काफी राहत मिल गई थी और डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन तभी सीटी जैसी आवाज आने लगती है और तभी मेरे ध्यान में आता है कि अरे यह तो सुरेश की है, क्योंकि सुरेश को आखिरी वाले कंटेनर के अंदर इसलिए रखा गया था क्योंकि वह उन सामान की रक्षा कर सके और उसके पास एक सीटी थी जो सुरेश मदद के लिए या कुछ कहने के लिए बजा सकता था। और अब वही सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं और छोटू हम दोनों मजबूर थे। ट्रक से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाहर अभी जो भी हम दोनों ने देखा है वह हमारे लिए डरने को और अपनी जान बचाने को काफी था। लेकिन सुरेश कंटिन्यू सीटी बजाए जा रहा था, जैसे उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ है और वह भी डर गया है। इसलिए मैं मजबूरी में उसकी मदद के लिए ट्रक से उतरने का सोचता हूँ। और जैसे ही अपने साइड वाले खिड़की का पर्दा हटाकर देखता हूँ तो खिड़की के बाहर सामने वाले पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास सुरेश खड़ा नजर आता है, जो मुझे देखकर अजीब मुस्कान से मुस्कुरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बहुत देर से देख रहा है। लेकिन मैं दंग रह गया था और छोटू भी इस चीज को देखकर हैरान था, क्योंकि सुरेश तो पीछे वाले कंटेनर में जो सीटी बजा रहा है, तो सुरेश यहाँ यहाँ कैसे आ गया। तभी अचानक से सुरेश जंगल के अंदर चला जाता है और सीटी की आवाज भी बंद हो जाती है। और यह सब देखने के बाद छोटू और ज्यादा डर गया था। लेकिन मैं उसे शांत रहने को कहता हूँ और सुरेश के सीटी की आवाज पूरे तरीके से बंद हो गया था, इसीलिए मैं अब उसके पास जाना चाहता था। लेकिन बाहर जो कुछ भी मैंने और छोटू ने देखा है उसके बाद बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन सुरेश की सीटी जरा भी नहीं बज रही थी, इसीलिए मजबूरी में मैं छोटू को लेकर धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोल देता हूँ और हम दोनों अपने अपने टॉर्च को लेकर ट्रक से उतर जाते हैं और पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और एक एक करके कंटेनर पार करते करते हम दोनों लास्ट वाले तीसरे कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं और उस कंटेनर के दरवाजा को खटखटाने लगते हैं। और सुरेश 3 बार मुझे और छोटू से नाम पूछता है। उसके बाद वह दरवाजा खोल देता है और तेजी से कंटेनर के अंदर आने को बोलता है और हम दोनों भी कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। और सुरेश कंटेनर का दरवाजा बंद करके हम दोनों से पूछने लगता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बार बार बाहर से आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर चल रहा हो। तभी मैं सुरेश को बताता हूँ कि छोटू और मुझे तू ट्रक के बाहर उस पेड़ के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था और अचानक से तू जंगल के अंदर चला गया। जिसे सुनने के बाद सुरेश डर जाता है और हम दोनों को कंटेनर का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर हम दोनों को जमीन पर अजीब और बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाता है, जिसे देखकर मुझे भी काफी डर लगने लगा था, क्योंकि यह पैर ना तो इंसानों जैसे थे और ना ही किसी जानवर जैसे। और फिर सुरेश कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और हम तीनों खामोशी से अंदर बैठे हुए मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से जंगल के अंदर से किसी के धम धम करके पैरों से चलने जैसी आवाज आती है और ऐसा लगता है वह जो भी चीज बाहर चल रहा है वह ट्रक के नजदीक आ चुका है। और ट्रक के छोटे से खिड़की जैसे बने हुए खिड़की से कोई बाहर से झांकने की कोशिश कर रहा है। तभी सुरेश तेजी से एक गेहूं और चावल के पस्ते को उस खिड़की के पास रख देता है और जो भी बाहर से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था अब वह इसका अंदर नहीं देख पाएगा। लेकिन हम तीनों बहुत ज्यादा डर चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह जो भी है बाहर बहुत विशाल है। तभी अचानक से ट्रक के कंटेनर के ऊपर कोई झड़ने जैसा एहसास होता है और ऐसा लगता है कि कंटेनर के ऊपर बैठकर वह हमारा बाहर आने का इंतजार कर रही है। और काफी देर तक सब खामोश हो जाता है। लेकिन अचानक से वापस लोमड़ी और भेड़ियों के कुर्राने की ओर चीखने की आवाज बहुत बढ़ जाती है और तभी सुरेश धीरे से कंटेनर के गेट को खोलकर कंटेनर के ऊपर गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश करता है, तो उसे एक बहुत ही लंबी लंबी बाल वाली काली साएं जैसी कोई औरत सी चीज नजर आती है, जिसका सिर्फ पीठ नजर आ रहा था, जो इशारा करके खुद से बातें कर रही थी। और उस नजारा को देखकर सुरेश वापस अंदर आ जाता है और कंटेनर का गेट बंद कर देता है। लेकिन कंटेनर का गेट बंद होने का थोड़ा सा आवाज हो जाता है और उस आवाज के कारण वह जो भी चीज ऊपर कंटेनर में बैठी थी वह वापस अलर्ट हो जाती है और हमारे दरवाजा के पास आकर जोर जोर से इस बार दरवाजा खटखटाने लगती है। और हम सब समझ चुके थे कि सुरेश ने कंटेनर के बाहर झांकने की बहुत बड़ी गलती की है। और उसके बाद गुस्सा में अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज आती है और ऐसा लगता है कि अब कंटेनर का दरवाजा टूट जाएगा और हम लोगों पर हमला हो जाएगा और छोटू डर से रोने वाला होता है। तभी सुरेश उसके मुंह में हाथ रखकर हम दोनों को खामोश रहने का इशारा करता है और मेरे माथे पे भी डर से पसीना आ जाता है और सुरेश का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। तभी अचानक से 10 मिनट के बाद चारों तरफ खामोशी छा जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे वह जो भी थी
अब कंटेनर के पास से वापस जा चुकी है। इसीलिए मैं हिम्मत करता हूं और वापस ट्रक के केबिन के पास जाने के लिए कंटेनर का गेट खोलकर बाहर आ जाता हूं। और एक एक करके हम तीनों अब बाहर आ चुके थे। लेकिन हमें अभी भी बहुत डर लग रहा था और हम तीनों ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमें महसूस होता है जैसे हमारे साथ साथ ट्रक के दूसरी तरफ कोई और भी चल रहा है। और हम तीनों एक दूसरे को देखते हैं और इशारों ही इशारों में एक दूसरे को चौकन्ना कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम तीनों रुकते तो वह भी रुक जाती, और हम तीनों जैसे चलते तो वह भी चलने लगती है। अचानक से जैसे ही मैं चेक करने के लिए नीचे झुककर ट्रक के पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता हूं, तो ट्रक के उस तरफ से एक काला सा विशाल पैर जैसा साया नजर आता है। और वैसे ही एक डरावना चेहरा जो शायद गला हुआ मांस जैसा चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि चेहरे में कंकाल और जला हुआ मांस है। और चेहरा इतना डरावना कि कोई बहादुर इंसान भी बेहोश हो जाए या उसकी जान चली जाए। और तभी उस चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल जाती है और मैं दोनों को इशारा करता हूं। और हम तीनों भागते हुए ट्रक के केबिन के पास आते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब आसपास बहुत हलचल होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह जो भी है हमें मार डालेगी। और दूर दूर तक कोई भी मदद या मालिक का कोई दूसरा गाड़ी नहीं आता है। इसलिए मैं वापस मालिक से बात करने के लिए कॉल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी भी नेटवर्क इशू हो रहा था और काफी मुश्किल से कॉल लग जाता है। और मालिक से बात होती है तो मालिक कहते हैं कि मदद के लिए दूसरा ट्रक निकल चुका है। वह और 2 घंटे के बाद तक पहुंच जाएगा, जिसे सुनकर हम तीनों के होश उड़ गए और ऐसा लगा जैसे अब हम तीनों नहीं बचेंगे। लेकिन तभी हमें उस जंगल वाले रास्ते के आगे से एक रोशनी हिलती हुई नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी ट्रक या कोई गाड़ी इस रास्ते की तरफ ही आ रही है। लेकिन उतने में अचानक से झाड़ियों के पास फिर से कुछ हिलने लगता है। इसलिए हम तीनों उस ओर देखने लगते हैं। और जैसे ही हम तीनों उधर देखते हैं तो वही डरावना चेहरा और विशाल काला साया और लंबे लंबे बाल नजर आते हैं। और वह हम तीनों की तरफ देखकर बहुत डरावनी मुस्कान दे रही थी। लेकिन अचानक से एक ट्रक उस समय हमारे ट्रक की तरफ बढ़ते हुए आने लगा। और जैसे ही वह ट्रक हमारे नजदीक आया तो वह काला साया जो खड़ी थी गायब हो चुकी थी। और तभी सुरेश उस ट्रक को खिड़की से हाथ बाहर निकालकर रोकने इशारा करता है। इसलिए उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक रोक देता है और हम तीनों भागते हुए उस ट्रक के पास जाते हैं। और उस ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक से नीचे उतर जाता है और हम तीनों को देखकर हम तीनों से पूछता है, अरे भाई, तुम लोग इस मनहूस रास्ते में इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो हम तीनों अपनी आपबीती उस ड्राइवर से कहते हैं तो वह ड्राइवर हम तीनों से कहता है कि यहाँ रुकना जान देने जैसा है। क्योंकि यहाँ आज तक जो भी ट्रक ड्राइवर रुका है वह वापस घर लौट नहीं पाया। और जो भी घर लौटा है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ से तुम लोगों को जल्दी निकलना होगा वरना जान भी जा सकती है। जिसके बाद हम तीनों फैसला करते हैं कि इस ट्रक ड्राइवर के ट्रक में ही चढ़ जाते हैं और यहाँ से दूर कहीं आसपास रुक जाते हैं। इसीलिए हम तीनों ढाबा के अंदर बैठ गए थे। मैं, छोटू और सुरेश, तीनों की हालत अभी भी खराब थी। हाथ अभी तक कांप रहे थे। दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। लेकिन दिमाग में वही जंगल का मंजर घूम रहा था। वह काला साया, वह डरावना चेहरा और कंटेनर के ऊपर चलने की आवाज। ढाबा बहुत छोटा सा था। मिट्टी की दीवार, टिन का छत और एक पुरानी सी पत्ती जो धीमी रोशनी दे रही थी। चूल्हे से लकड़ी जलने की स्मेल आ रही थी। अंदर सिर्फ एक बूढ़े चाचा जी बैठे थे। सफेद बाल, दुबला पतला जिस्म, आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे बहुत कुछ देख चुके हों। उन्होंने हमें देखा और धीरे से बोले, लगता है जंगल से आ रहे हो। उनकी आवाज सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई, जैसे वह बिना पूछे सब समझ गए हों। मैंने धीरे से कहा, हाँ चाचा, ट्रक खराब हो गया था और जंगल में कुछ अजीब चीज देखने को मिली। चाचा जी चुपचाप सुनते रहे। फिर मैंने और सुरेश ने मिलकर उन्हें पूरी बात बताई। ट्रक रुकना, झाड़ी में साया, सीटी की आवाज, कंटेनर के ऊपर चलना और वह डरावना चेहरा। छोटू बोलते बोलते फिर डर से चुप हो गया। कुछ देर तक चाचा जी बिल्कुल खामोश बैठे रहे। सिर्फ चूल्हे की लकड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग बच गए, बहुत बड़ी बात है। मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने सुना है चाचा, वो क्या चीज है? मैंने पूछा। चाचा जी ने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोले, वह डाकिनी है। ढाबा के अंदर हवा जैसे रुक सी गई। चाचा जी धीरे धीरे बोलने लगे, लगभग 50 साल पहले यह जंगल और भी घना था। तब यहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। एक दिन एक अघोरी यहां आया। लोग कहते हैं वह डाकिनी सिद्धि करना चाहता था, ऐसी शक्ति जो इंसान को आदमी नहीं रहने देती। सुरेश ने धीरे से पूछा,
फिर क्या हुआ? चाचा जी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। वह अघोरी महीनों तक जंगल में रहा। रात रात भर तंत्र करता था, मंत्र पढ़ता था, बल्कि देता था। लेकिन एक रात कुछ गलत हो गया। साधना टूट गई और जो शक्ति वह बुलाना चाहता था वह उसके बस में नहीं रही। छोटू का गला सूख गया था। वह चुपचाप सुन रहा था। चाचा जी ने धीरे से कहा, सुबह लोगों को उस अघोरी की लाश मिली, आधा जला हुआ जिस्म और चेहरा ऐसा जैसे डर के मारे मर गया हो। उस दिन के बाद से लोगों ने जंगल में एक औरत जैसा साया देखना शुरू किया। लंबे बाल, काला जिस्म और आंखें जो अंधेरे में भी चमकती थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। लोग उसे डाकिनी कहते हैं। चाचा जी बोले, वह उन लोगों को नहीं छोड़ती जो रात में जंगल में रुक जाए, खासकर ट्रक वालों को, क्योंकि ट्रक रुकता है और रुकना उसे पसंद है। शिकार आसान हो जाता है। ढाबा में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज आ रही थी। फिर मैंने धीरे से पूछा, चाचा कोई बचकर निकला है कभी? चाचा जी ने मुझे देखा और धीरे से बोले, बहुत कम, और जो निकले वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। यह सुनते ही छोटू का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी घस घस ढाबा के बाहर से कुछ घसीटने जैसी आवाज आई। हम तीनों एक साथ चुप हो गए। हवा अचानक तेज चलने लगी। ढाबा का टिन का छत थक थक करने लगा। चूल्हे की आग हिलने लगी। सुरेश ने धीरे से फुसफुसाया, ये आवाज वही है। मेरा गला सूख गया था। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि ढाबा की रोशनी सिर्फ कुछ कदम तक ही जा रही थी। फिर धम धम जैसे कोई भारी पैरों से चल रहा हो। हर कदम जमीन को हिला रहा था। छोटू का हाथ मेरे बाजू को कस के पकड़ चुका था। चाचा जी का चेहरा भी पहली बार घबराया हुआ लग रहा था। हवा और तेज हो गई। ढाबा के बाहर लटकती पुरानी लाला ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी और तभी ढाबा के दरवाजे के बाहर रोशनी के किनारे पर एक लंबा साया धीरे धीरे हिलता हुआ नजर आया। हम तीनों की सांसें रुक गईं और उस पल मुझे महसूस हुआ शायद वह हमें यहां तक फॉलो करते हुए आ चुकी थी। ढाबा के अंदर हम तीनों चुप बैठे थे। बाहर हवा अब और तेज चल रही थी और वह घसीटने की आवाज कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। लटन की रोशनी हिल रही थी। दीवार पर हमारी परछाइयां कांप रही थीं। छोटू धीरे से बोला, भैया वह यही है ना? मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि सच तो यही था। तभी थक 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 ढाबा के लकड़ी के दरवाजे पर धीमी सी खटखटाने की आवाज हुई। हम तीनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। फिर दोबारा थक थक थक। इस बार थोड़ी जोर से छोटू का हाथ कांप रहा था। सुरेश ने धीरे से अपना डंडा कस के पकड़ लिया। चाचा जी धीरे से बोले, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। खटखटाने की आवाज रुक गई। कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज और फिर धड़ाम। दरवाजा एक झटके से हिल गया। छोटू की चीख निकलते निकलते रुकी। दरवाजा दोबारा जोर से हिला। लकड़ी चिढ़ने की आवाज आई, जैसे बाहर से कोई बहुत ताकत लगा रहा हो। सुरेश ने धीरे से कहा, यह दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। मेरा गला सूख गया था। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। और तभी धड़ाम, दरवाजा आधा टूट गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुस आया और लटन की लौ जोर से हिल गई। दरवाजे के बाहर अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आया। लंबे बाल, झुका हुआ जिस्म और एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। वह डाकिनी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सड़ी हुई चमड़ी जैसा। छोटू डर के मारे पीछे हट गया। सुरेश ने डंडा उठाया लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डाकिनी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। बिना आवाज के सिर्फ उसके पैर घसीटने की हल्की सी खरखर, और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। वह एक झटके में सुरेश पर झपटी। सुरेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ, सुरेश जोर से चीखा। हम दोनों जम गए। डाकिनी उसे जमीन पर घसीटने लगी। उसकी ताकत इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। सुरेश ने दरवाजे की चौखट पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां फिसल गईं। उसकी चीख आज भी मेरे कान में गूंजती है, माही बचाओ। और अगले ही पल वह उसे अंधेरे जंगल की तरफ घसीट कर ले गई। चीख धीरे धीरे दूर होती गई, फिर बिल्कुल खत्म। ढाबा के अंदर सिर्फ हवा की आवाज रह गई। मैं, छोटू और चाचा जी तीनों बस खड़े रह गए, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। छोटू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। चाचा जी ने बहुत धीमी लेकिन कांपते हुए आवाज में कहा, यहां रुकना मौत को बुलाना है, जंगल से बाहर भागो। अभी उनकी बात सुनते ही जैसे होश वापस आया। हम तीनों तुरंत ढाबा से बाहर निकले।
रात और गहरी हो चुकी थी। कोहरा फिर से छा रहा था। दूर कहीं लोमड़ी और भेड़ियों की आवाज आ रही थी। हम बिना पीछे देखे सड़क की तरफ दौड़ने लगे। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद जिंदा हो। छोटू हाँफ रहा था। मेरा सीना फटने को हो रहा था। चाचा जी भी मुश्किल से भाग रहे थे, लेकिन डर ने हमें दौड़ाते रखा। तभी पीछे जंगल की तरफ से एक बहुत तेज और डरावनी चीख गूंजी। ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। हम तीनों एक पल के लिए रुक गए और धीरे धीरे हमें महसूस हुआ जैसे कोई चीज अंधेरे में हमारे पीछे कोई दौड़ रही हो। और उस पल मुझे समझ आ गया, वह सुरेश को ले जाकर रुकी नहीं थी। अब उसका अगला शिकार शायद हम थे। हम तीनों बिना पीछे देखे भागते जा रहे थे। जंगल की जमीन कभी सीधी, कभी पथरी, कभी गीली मिट्टी से भरी थी और अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ टॉर्च की हिलती हुई रोशनी और हमारी सांसों की आवाज। मेरा सीना जोर जोर से उठ बैठ रहा था। छोटू लगभग रो रहा था, लेकिन डर के मारे आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। चाचा जी बस एक ही बात बोल रहे थे, सड़क तक पहुंच जाओ, बस सड़क तक पहुंच जाओ। पीछे कभी कभी पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ महसूस होता, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन जब मुड़कर देखते तो सिर्फ अंधेरा। लगभग 15 मिनट भागने के बाद अचानक पेड़ कम होने लगे और सामने सड़क की फीकी सी लकीर नजर आई। हम तीनों सड़क पर आ गए और वहीं रुककर जोर जोर से सांस लेने लगे। रात बिल्कुल सुनी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा और जंगल। मुझे एक पल के लिए लगा शायद हम बच गए। तभी दूर से एक हल्का सा उजाला हिलता हुआ नजर आया। मैं आंखें छोटी करके देखने लगा। ट्रक है, मैंने धीरे से कहा। छोटू ने भी देख लिया। चाचा जी ने तुरंत कहा, हाथ दिखाओ, रोको उसे। हम तीनों सड़क के बीच खड़े हो गए और टॉर्च हिलाने लगे। कुछ मिनट बाद ट्रक हमारे पास आकर धीरे धीरे रुक गया। इंजन की आवाज उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरा। उम्र लगभग 40 से 45 साल। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सख्ती। कौन हो तुम लोग, और इस वक्त यहां क्या कर रहे हो, उसने पूछा। मैं सब कुछ बताने लगा। ट्रक खराब होना, जंगल, डाकिनी, सुरेश को घसीट कर ले जाना। वह आदमी बिना बीच में बोले बस सुनता रहा। जब मैंने बात खत्म की तो वह कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, तुम लोग बच गए। बहुत कम लोग बचते हैं। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पूछा, भैया आपको पता है इस जगह के बारे में? ड्राइवर ने सीधा जंगल की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पता है, क्योंकि मैं भी एक बार यहां फंस चुका हूं। हम तीनों चुप हो गए। वह ट्रक के टायर के पास खड़ा होकर बोलने लगा, लोग समझते हैं कि यहां सिर्फ एक डाकिनी है, लेकिन सच ये है कि यह पूरा जंगल ही ठीक नहीं है। छोटू ने धीरे से पूछा, मतलब? ड्राइवर ने कहा, यहां अलग अलग चीजें भटकती हैं। कुछ पुराने साधु, कुछ मरे हुए मुसाफिर, और कुछ जिन्हें नाम भी नहीं दिया जा सकता। मेरा गला सूख गया। ड्राइवर ने आगे कहा, सबसे खतरनाक वह चीजें होती हैं जो इंसान की शक्ल ले लेती हैं और पास आकर खड़ी हो जाती हैं, जैसे वह जिंदा हो। मुझे तुरंत याद आया ट्रक के पास पेड़ के पीछे खड़ा सुरेश जैसा साया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ड्राइवर ने धीरे से कहा, यहां रात में जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखता नहीं। हवा फिर तेज चलने लगी। जंगल की तरफ से एक लंबी सी चीख की आवाज आई। छोटू डर के मारे मेरे पास और चिपक गया। ड्राइवर ने तुरंत कहा, यहां रुकना ठीक नहीं, और कहती लेकिन दुआ सारी लेकिन मैं तुम लोगों को आगे तक छोड़ देता हूं। सुबह होने तक किसी बस्ती या ढाबा में रुक जाना। हम तीनों तुरंत ट्रक में चढ़ गए। ट्रक चल पड़ा। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। जंगल धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई चीज अभी भी हमें देख रही हो। कुछ देर तक ट्रक में खामोशी रही। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया आपका नाम क्या है? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नाम जानकर क्या करोगे? हाईवे पर नाम काम नहीं आता, बस दुआ काम आती है। उसकी बात सुनकर अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लगभग 20 मिनट बाद ड्राइवर ने अचानक ट्रक धीमा कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सीधा रोड की तरफ इशारा किया। मैंने आगे देखा और मेरा खून जम गया। सड़क के बीच दूर एक लंबी सी औरत जैसी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, और धीरे धीरे वह हमारी तरफ मुड़ रही थी। ड्राइवर ने धीरे से ब्रेक दबाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, लगता है वह हमसे पहले यहां पहुंच गई। उस पल मुझे समझ आ गया, जंगल खत्म हो सकता है, लेकिन जो चीज वहां रहती है
वह जंगल तक सीमित नहीं होती और ट्रक धीरे धीरे उस परछाई के करीब बढ़ने लगा। ट्रक धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर बढ़ रहा था। इंजन की घर रात की खामोशी को काट रही थी। मैं, चाचा जी और छोटू पीछे की सीट पर बैठे थे। सुरेश को डाकिनी जंगल में घसीट कर ले गई थी और उसके बाद से हम तीनों में से कोई एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ड्राइवर ने बस इतना ही कहा था, रात लंबी है और यह रास्ता और भी लंबा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। कुछ देर तक सब ठीक था। ट्रक सीधा चल रहा था। सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, बस दूर दूर तक अंधेरा। फिर अचानक ट्रक झटके से हिलकर रुक गया। ड्राइवर ने इग्निशन घुमाया। इंजन घूमा पर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से कोशिश की, सिर्फ खर खर की आवाज। डीजल खत्म हो गया क्या? मैंने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। डीजल पूरा है, पर कभी कभी यहां इंजन खुद रुक जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। तभी हेडलाइट के सामने कुछ हिला। पहले मुझे लगा हवा में पेड़ की शाख हिल रही है, पर फिर वह चीज धीरे धीरे रोशनी में आई। वह डाकिनी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह पर वही टेढ़ी भयानक मुस्कान। छोटू का हाथ मेरी कलाई पर कस गया। भैया वह आ गई। पर उस रात खौफ सिर्फ यहीं तक नहीं था। डागिनी के पीछे अंधेरे में कुछ और हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। पहले दो जलती हुई आंखें दिखीं, फिर धीरे धीरे एक विशाल साया रोशनी में आया। वह आदमी जैसा था, पर आदमी नहीं था। लंबे बाल, जली हुई त्वचा और मुंह से निकली हुई दांतों की पंक्ति जैसे किसी जानवर की। ड्राइवर की आवाज कांप गई। ब्रह्म राक्षस मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। डाकिनी ट्रक के बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना हाथ विंडशील्ड पर रखा और धीरे धीरे अपना चेहरा ग्लास के बिल्कुल पास ले आई। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में घूर रही थी। फिर धड़ाम ट्रक जोर से हिला। ब्रह्म राक्षस ने पीछे की तरफ से ट्रक को पकड़कर झटका दिया था। पूरा बॉडी लोहे की तरह कांप उठा। छोटू चीख पड़ा, भैया वह पीछे है, वह पीछे है। ड्राइवर चिल्लाया, अंदर से दरवाजा पकड़ के रखो। पर अगले ही पल पीछे का दरवाजा झटके से उखड़ गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर घुसा और उसके साथ वह ब्रह्म राक्षस उसकी सांस से सड़न और खून की बगाते आगे आ रही थी। छोटू जम गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी जैसे जान निकल चुकी हो। मैं उसे खींचने लगा। छोटू इधर आ पर देर हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस का हाथ आगे बढ़ा और एक ही झटके में छोटू को गर्दन से पकड़ लिया। छोटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ। मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर उस दरिंदे की ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं था। चाचा जी भी चीख रहे थे, छोड़ दे उसे, भगवान के लिए छोड़ दे। पर वह सिर्फ हंसा, एक ऐसी हंसी जो आदमी की नहीं हो सकती। अगला पल इतना खौफनाक था कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। ब्रह्म राक्षस ने छोटू को ट्रक से बाहर घसीट लिया। अंधेरे में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थी। फिर वह चीखें धीरे धीरे कम होती गई और फिर बिल्कुल बंद। जंगल फिर से चुप हो गया, बिल्कुल चुप। डाकिनी ने एक बार फिर ट्रक की तरफ देखा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। ड्राइवर ने तुरंत इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रक आगे बढ़ने लगा, पर ट्रक के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। चाचा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बस सीधा देख रहा था। दिमाग शून्य हो चुका था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने धीरे से कहा, इस रास्ते पर जो रुकता है वह कभी पूरा वापस नहीं जाता। रात और गहरी होती जा रही थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्राइवर ने स्टीयरिंग कस के पकड़ रखी थी और ट्रक अंधेरे जंगल के बीच से भाग रहा था। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ ऐसे भागकर पीछे जा रहे थे जैसे अंधेरा हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। छोटू की चीख अभी भी कानों में गूंज रही थी। वह मंजर आंखों से जा ही नहीं रहा था। ब्रह्म राक्षस ने उसे जिस तरह घसीट कर ले गया था, मैं सोच भी नहीं पा रहा था। चाचा जी चुप थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कभी कभी वह पीछे अंधेरे में देख लेते, जैसे डर हो कि कोई चीज अभी भी हमारे पीछे आ रही हो। ड्राइवर ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और, अगर पुल तक पहुंच गए ना तो शायद बच जाएंगे। मैंने घबराकर पूछा, शायद का क्या मतलब? ड्राइवर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक्सीलरेटर और दबाया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। कभी लगता ट्रक गोल गोल घूम रहा है, कभी लगता रास्ता बदल गया है। 2 बार तो मुझे यकीन हो गया था कि हम वही जगह दोबारा क्रॉस कर रहे हैं जहां पेड़ का एक बड़ा टूटा हुआ तना सड़क के किनारे पड़ा था। फिर अचानक दूर अंधेरे में कुछ अलग सा दिखा। एक पुराना लोहे का पुल,
ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी। बच गए, शायद बच गए। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, मुझे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। हवा का भार कम हो गया था। जंगल की वह दबाने वाली खामोशी पीछे छूट रही थी। पुल पार करते ही आसमान हल्का नीला होने लगा। सुबह होने वाली थी। हम तीनों चुप थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। लगभग आधे घंटे बाद हमें एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। कुछ चाय की दुकानें खुल रही थीं। लोग सुबह की तैयारी में लगे थे और हमें लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया से वापस आए हों। ड्राइवर ने ट्रक साइड में लगाया। मैं नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गया। पैर अभी भी कांप रहे थे। चाचा जी ने धीरे से कहा, पुलिस को बताना पड़ेगा वरना और लोग मरेंगे। हम तीनों सीधा थाना गए। थाने में एक सब इंस्पेक्टर बैठा था। उसने हमारी बात शुरू में ध्यान से सुनी। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। डाकिनी ब्रह्म राक्षस जंगल में हमला। वह हंस पड़ा। तुम लोग रात भर दारू पीकर आए हो क्या? मैंने गुस्से और बेचैनी में कहा। साहब, एक लड़का मरा है, हमारे सामने मरा है। इंस्पेक्टर ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, जंगल में एक्सीडेंट हुआ होगा, जानवर ले गए होंगे। ऐसी कहानियां बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? ड्राइवर ने जोर दिया। साहब, वहां कुछ गलत लोग मरेंगे। इंस्पेक्टर ने हाथ उठा दिया। बस अब जाओ यहां से, हमें काम करने दो। हम बाहर निकल आए। थाने के बाहर खड़े होकर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। छोटू की याद से दिल फट रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि कोई हमारी बात मान ही नहीं रहा। तभी एक बूढ़ा चाय वाला जो पास ही था धीरे से बोला, तुम लोग उस जंगल की बात कर रहे हो ना? हम तीनों एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। बूढ़े ने धीरे से कहा, पुलिस कभी नहीं मानती, पर पुराने लोग जानते हैं वहां चीजें हैं। मैंने बेचैन होकर पूछा, बचने का कोई तरीका है क्या? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहां से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहां एक तांत्रिक रहता है। लोग कहते हैं वह ऐसी चीजों से लड़ सकता है। ड्राइवर ने तुरंत पूछा, नाम क्या है उसका? बूढ़ा बोला, लोग उसे महंत रुद्रनाथ कहते हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। अब बस वही एक रास्ता था। 2 घंटे बाद हम ट्रक लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ता पतला होता गया। पक्की सड़क से कच्ची सड़क और फिर सिर्फ मिट्टी का रास्ता। गांव छोटा सा था। मिट्टी के घर, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने हाथ से इशारा करके गांव के किनारे एक पुरानी सी कुटिया की तरफ दिखाया। हम तीनों धीरे धीरे वहां पहुंच गए। कुटिया के बाहर धूप और हवन की सुगंध आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था और एक बहुत भारी सी आवाज आई, जंगल से आए हो और मौत तुम्हारे पीछे अभी भी चल रही है। मेरे पैर वहीं जम गए। चाचा जी ने धीरे से कहा, बाबा हमें बचाइए। अंधेरे में बैठा आदमी धीरे धीरे सामने आया। लंबी जटा, तीखी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम लोग बच तो गए लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? तांत्रिक ने बाहर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, जिसे ब्रह्म राक्षस चुनता है उसका सफर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और उस वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे कोई चीज अभी भी हमें देख रही हो। तांत्रिक महंत रुद्रनाथ कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह कुछ महसूस कर रहे हों जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। कुटिया के अंदर सिर्फ हवन की हल्की सी सुगंध थी और बाहर पेड़ों में से आती हवा की सरसराहट। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोले, जिस लड़के को ब्रह्म राक्षस ले गया उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई, और जब तक वह मुक्त नहीं होती तुम लोगों का पीछा छूटने वाला नहीं। मेरा गला सूख गया। मुक्त कैसे होगी बाबा? तांत्रिक ने गहरी सांस ली। एक विधि करनी होगी, लेकिन यह आम विधि नहीं है। चाचा जी ने बेचैन होकर पूछा, कहाँ करनी होगी? तांत्रिक ने बाहर अंधेरे की तरफ इशारा किया। श्मशान घाट पर, और वह भी आज रात। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, हम तीनों मिलकर कर लेंगे बाबा। तांत्रिक ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, यह विधि सिर्फ एक आदमी कर सकता है और वह तुम होगे। उनकी उंगली सीधा मेरी तरफ थी। मुझे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं अकेला। तांत्रिक ने हाँ में सिर हिलाया। इस विधि में छलावा बहुत होगा। आवाजें आएंगी, परछाइयां दिखेंगी, तुम्हें तुम्हारे अपने लोग बुलाएंगे, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर मुड़ गए तो वापस नहीं आ पाओगे। कुटिया के अंदर अचानक और ठंड बढ़ गई थी। फिर तांत्रिक ने एक और बात कही जो सुनकर हम सब चुप हो गए। इस विधि के लिए तुम्हें एक और ब्रह्म राक्षस की मदद लेनी होगी। चाचा जी लगभग चिल्ला पड़े, बाबा एक से जान बचाकर आए हैं,
अब दूसरा तांत्रिक ने शांत आवाज में कहा, हर ब्रह्म राक्षस दुष्ट नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बंधन में बांध दिए गए होते हैं और मजबूरन इस दुनिया में अटके रहते हैं। श्मशान के पुराने बरगद के पास एक ऐसा ही बंधा हुआ ब्रह्म राक्षस है, वही तुम्हारी मदद करेगा। उस रात हम श्मशान घाट के लिए निकले। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना श्मशान था। वहां पहुंचते ही जले हुए लकड़ों की पर मिट्टी और राख की सुगंध हवा में घुली हुई थी। चांद आधा था और उसकी फीकी रोशनी में जमीन पर पड़ी सफेद राख चमक रही थी। तांत्रिक ने मुझे एक लाल धागा, थोड़ा सा भस्म और एक छोटा सा दिया। इस मंडल के अंदर बैठना, उन्होंने जमीन पर एक गोल दायरा बनाते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। ड्राइवर और चाचा जी थोड़ा दूर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो हो रहा था उसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। मैं मंडल के अंदर बैठ गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी, पेड़ों की शाखें हिलने लगी और फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो मेरे बिल्कुल पास। मैंने आंखें उठाई। बरगद के पेड़ के पास अंधेरे में एक बहुत बड़ा साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। तांत्रिक ने धीरे से कहा, डर मत, यही वह है। मेरा गला सूख गया था। मैं बस चुप बैठा रहा। फिर विधि शुरू हुई। मंत्र तेज होने लगे। हवा और तेज दिया की लौ कभी लंबी हो जाती, कभी बिल्कुल छोटी, और तब पहला छलावा शुरू हुआ। मुझे बिल्कुल पास से आवाज आई, भैया। यह छोटू की आवाज थी। मेरा दिल जोर से धड़का। आवाज फिर आई इस बार, और पास से, भैया मुझे बचाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मुझे तांत्रिक की बात याद थी, पीछे नहीं देखना। मैं बस मंत्र दोहराता रहा। फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर मैंने आंखें बंद कर ली। आवाजें बढ़ती गईं, कभी माँ की आवाज, कभी चाचा जी की, कभी ड्राइवर की चीख, और फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। इतनी खामोशी कि अपनी धड़कन भी भारी लगने लगी। फिर एक भयानक गहरी गरजती हुई आवाज गूंजी, तुम उसे छुड़ाने आए हो। मैंने आंखें खोली। मंडल के बाहर अंधेरे में एक और साया खड़ा था, पहले वाले से भी ज्यादा भयानक। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मुझे समझ आ गया, वह वही ब्रह्म राक्षस था जिसने छोटू को मारा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं मंडल के अंदर बैठा रहा। बरगद वाला ब्रह्म राक्षस धीरे से आगे बढ़ा और दोनों के बीच हवा जैसे भारी हो गई, जैसे दो आंधियां टकरा रही हों। तांत्रिक मंत्र और तेज पड़ने लगे। जमीन हिलती महसूस हो रही थी। दिया की लौ सीधी खड़ी थी। हवा रुक गई थी, और उस पल मुझे समझ आ गया, यह विधि सिर्फ छोटू की आत्मा को छुड़ाने की नहीं थी, यह एक जंग थी जो अभी शुरू हुई थी। तांत्रिक की बात सुनकर ड्राइवर ने बेचैनी से पूछा, तो फिर बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? महंत रुद्रनाथ ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो जान से ही चुकते हैं। कमरे में अचानक हवा ठंडी हो गई। हवन की आग एक पल के लिए बुझ सी गई। महंत ने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया और कहा, उस जंगल में जो हुआ वह हादसा नहीं था। ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ छोटू को नहीं चुना था। मेरी सांस अटक गई तो उसने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा। फिर बोला, वह 3 लोगों को लेता है, एक जो मरा, एक जो देखकर भी कुछ ना कर सका, और एक जो बचकर भागा। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। चाचा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं फुसफुसाया, कौन? महंत ने बिना पलक झपकर कहा। तुम। मेरे कानों में तेज सीटी बजने लगी। मुझे लगा जमीन घूम रही है। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, बाबा कुछ तो कीजिए। महंत ने आंखें बंद कर ली। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी मौत जल्दी हो जाए, वरना वह तुम्हें सालों तड़पाएगा। हम वहां से निकल आए। कोई मंत्र, कोई रक्षा कवच, कुछ नहीं मिला। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सामान्य दिखती रही, पर रातें बदल गईं। हर रात सपने में वही जंगल, वही टूटे पेड़, और दूर से छोटू की चीख, भैया रुको मत। 3 महीने बाद मैं बीमार रहने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। एक रात मैंने खिड़की से बाहर देखा और वही अंधेरा मेरी तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस चेहरा डर से पत्थर बना हुआ। पुलिस ने केस बंद कर दिया। हार्ट फेलियर ड्राइवर ने उसी हफ्ते नौकरी छोड़ दी। 6 महीने बाद वह भी उसी हाईवे पर ट्रक के नीचे मृत मिला। चाचा जी आज भी जिंदा है, पर हर रात वह नींद में चिल्लाते हैं, पुल तक पहुंच जाओ, पुल तक, और वह जंगल आज भी वैसा ही है।
कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं रात के 2 बजे अगर वहां से गुजरो तो सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा दिखता है और उसके पीछे कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगला शिकार ढूंढ लेती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी खत्म होती है, लेकिन मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आपबीती और कहानी लेकर आता हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।